वेलकम बॉयज़ एंड गर्ल्स। आज का जो इकोनॉमिक्स का जो लेक्चर सीरीज़ है उसमें हम देखने वाले हैं जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम जैसे बहुत सारे जो कैलकुलेशंस हैं जिन जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे वो फॉर्मूले के फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में हो, या पर कैपिटा इनकम है, नेशनल इनकम, इन सारी चीज़ों को एक एक करके देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब शुरुआत के 3 से जो 5 स्लाइड होंगे वो इंग्लिश में होंगे, है ना। बाकी स्लाइड जो हैं जितने भी वो हिंदी में हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये मेरा प्रोफाइल है, यदि आप पढ़ना चाहें या देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। और यदि आप दोस्तों इकोनॉमिक्स का जो विषय है उसकी तैयारी कर रहे हैं और शुरुआत से करना चाहते हैं तो ऊपर दिया गया जो लिंक है आ रहा होगा ऊपर में, तो उसमें क्लिक करके पूरा जो लेक्चर सीरीज़ है उसको शुरू से देख सकते हैं, है ना। और यदि बीच से देख रहे हैं आप तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, शुरू से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को मैं आगे एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मैं पिछले ही वीडियो में समझा चुका हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स की शुरुआत की थी, जिसमें हम लोगों ने देख लिया था इकोनॉमिक्स और उसके टाइप्स, है ना, कि अर्थशास्त्र क्या है और उसके प्रकार क्या हैं। उसके बाद हमने देखा था कि इकनॉमी क्या है और उसके प्रकार क्या है और उसके लाभ क्या है और उसकी हानि क्या है। और उसका और उसमें मिक्स जो अर्थव्यवस्था थी, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जी तो थी, जो उसके लाभ और हानि को मैंने कमेंट करने को कहा था, लेकिन अभी तक कुछ कमेंट नहीं आए हैं। उसके बाद हमने देखा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी कि आर्थिक क्रियाएं, जिसमें पढ़ा था हमने प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन, यानी कि उत्पादन, वितरण और उपभोग। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इकोनॉमिक कैलकुलेशंस, जिसमें जीडीपी है, जीएनपी है, नेशनल इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक एक करके आगे देखेंगे। और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं परचेसिंग पावर पैरिटी, यानी कि क्रय शक्ति समतुल्यता। और उसके बाद इस सीरीज़ का जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा इंडियाज़ इकोनॉमिक करंट स्टेटस, यानी कि भारत की जो वर्तमान आर्थिक स्थिति है कि कितनी जो है, ग्रोथ रेट कितना है, समृद्धि दर कितना है, क्या है, वो सभी चीज़ें जो है इसमें देखेंगे, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें इस सीरीज़ के शुरुआत में यानी कि बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स में कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज़ पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अर्थव्यवस्था का आकलन, ठीक है। तो जो पिछला वीडियो था हमारा उसमें क्या देखा था हमने, तो पिछला वीडियो में हमने देखा था अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र क्या है ना। उसमें लिखा हुआ था कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जिसमें उत्पादन, वितरण और उपभोग को मापते हैं, ठीक है, को मापा जाता है। तो वही है। अब अर्थव्यवस्था का आकलन कैसे करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर 4 इंडिकेटर्स हैं, है ना, कि किसी भी अर्थव्यवस्था को मापने के लिए ये 4 इंडिकेटर्स बहुत मुख्य हैं। और इन्हीं चारों इंडिकेटर्स के आधार पर किसी भी अर्थव्यवस्था की स्थिति को जो है नापा जाता है, ठीक है, कि उसकी अर्थव्यवस्था कैसी है, ग्रोथ कर रही है, नहीं कर रही है, उसकी समृद्धि दर कैसी है, सभी चीज़ें जो है ये 4 इंडिकेटर से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मापा जाता है। और उसके बाद हम आगे देखेंगे राष्ट्रीय इनकम यानी कि नेशनल इनकम क्या है। उसके बाद इसी में है डिस्पोजेबल इनकम क्या है, और प्रति व्यक्ति आय जो है कैसे निकालता है, और क्रय शक्ति समतुल्यता। तो ये शुरू में हम लोग ये 4 चीज़ों को पढ़ेंगे, उसके बाद जो है एक एक करके ये चीज़ों को पढ़ेंगे। तो सभी चीज़ें जो है डिटेल से पढ़ेंगे और सारी चीज़ों का कैलकुलेशन जो है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जीडीपी, इसको हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, है ना, और इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन क्या है, तो सबसे पहले थोड़ा सा डेफिनेशन को समझ लेते हैं, है ना। और रटना नहीं है, डेफिनेशन को समझना है, ठीक है, तो आप क्या भूलेंगे नहीं। किसी भी देश की भौगोलिक सीमा, घरेलू सीमा नहीं लिखा है यहाँ, भौगोलिक सीमा लिखा है, ठीक है। किसी भी देश की भौगोलिक सीमा में एक निश्चित अवधि में, मतलब एक निश्चित अवधि यानी कि एक करेक्ट टाइम, जैसे कि इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो ये काउंटिंग जो इंडिया में होती है वो होती है, एक निश्चित जो अवधि है वो है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, ठीक है। में सभी निवासियों, निवासियों का मतलब है इंडिया में निवास करने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो विदेशी हो या विदेशी कोई भी कंपनी हो यहाँ पे प्रोडक्शन कर रही हो, कोई भी हो, जैसे अमेजन बाहर की कंपनी है तो अमेजन यहाँ प्रोडक्शन कर रही है और उसके कई सारे लोग यहाँ पर काम कर रहे होंगे, तो वो तो सभी आ गए इसमें, इंडिया के भी आ गए और बाहर के भी, द्वारा उत्पादित सभी अंतिम, है ना, अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं, वस्तु और सेवा दोनों। कोई कंपनी जैसे ऊबर जो है, ऊबर जो कंपनी है, कैब कंपनी है, वो क्या करती है, सेवा देती है, ठीक है। और प्रोडक्शन जैसे एप्पल अभी अपना एक कंपनी लगाई है तो प्रोडक्शन कर रही है ये वस्तु, ठीक है, के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब इस पूरे डेफिनेशन को एक बार देख लो। किसी भी भौगोलिक सीमा में, ठीक है, भौगोलिक सीमा में एक निश्चित अवधि में सभी निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम,
अंतिम का मतलब होता है लास्ट। जैसे लास्ट मतलब होता है कि जैसे गेहूं है, ठीक है, तो गेहूं का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो गेहूं एक वस्तु है, लेकिन इसमें लिखा है अंतिम, तो क्या होगा, अंतिम गेहूं का अंतिम क्या होता है, उसका लास्ट प्रोडक्ट होता है आटा या आटा से बना कोई चीज़, ठीक है। तो उस अंतिम वाले प्रोडक्ट को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। वस्तुएं एवं सेवाओं के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, ठीक है। अब ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। उत्पादन के मैंने 3 सेक्टर बताए थे आपको, ठीक है, इसके पहले वीडियो में। प्राथमिक क्षेत्र और कृषि, मतलब प्राथमिक क्षेत्र या फिर कृषि, प्राइमरी सेक्टर कहते हैं जिसे। और उसके बाद बताया था द्वितीय क्षेत्र यानी विनिर्माण, ठीक है। कृषि में कृषि रिलेटेड जितने भी हैं, माइनिंग है और मत्स्य पालन है, ठीक है। कृषि एलाइड मतलब कृषि संबद्ध क्षेत्र हैं, ठीक है, पशुपालन वगैरह सब आ गए इसमें। और द्वितीय क्षेत्र में बताया था मैंने, कोई भी प्रोडक्ट जिसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जैसे लैपटॉप है ना, तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं जिसके लिए, जिसके प्रोडक्शन के लिए या उत्पादन के लिए किसी इंडस्ट्री की आवश्यकता होती है, या तो फिर कोई कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। और बताया था जल गैस विद्युत वगैरह, है ना, तो सेकेंडरी सेक्टर में थे ये, ठीक है। उसके बाद सर्विस सेक्टर में मैंने बताया था कि जितनी भी सारी जो सर्विसेज हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग है, जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब समझ लेते हैं इस डेफिनेशन को इसी के एग्जाम्पल में, कि जैसे कृषि क्षेत्र में क्या हुआ, अंतिम प्रोडक्ट मैंने कहा था, तो क्या हुआ, आटा। तो कृषि क्षेत्र में कितना आटा हुआ, तो जैसे मान चलो 100 kg हो गया, ठीक है। 100 kg जो है इस वर्ष का है, एक निश्चित अवधि बोला है तो एक वर्ष में 100 kg, ठीक है। और लैपटॉप जैसे कर लिया 100 पीस मान लिए, ठीक है, तो 100 पीस मान लिया लैपटॉप। और ऑटो का किराया मतलब एक साल में जो है कितना जो है ऑटो ऑटो ने फेयर किया हुआ है, ठीक है, नंबर ऑफ फेयर कर लेते हैं, नंबर ऑफ फेयर सभी ऑटो ने, है ना, एक ऑटो ने नहीं। अब वहाँ जितनी ऑटो इस देश में, तो क्या करेंगे, 100 kg, ठीक है। उसके बाद लैपटॉप हो गया 100, और नंबर ऑफ फेयर्स मान चलिए ये भी 100 है, ठीक है, तो ये हो गया 100। तो क्या लिखा था हमारे इसमें कि एक निश्चित अवधि में सभी निवासियों द्वारा अंतिम उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के योग को, तो इन तीनों को क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ लेंगे, ठीक है, आटा, लैपटॉप और ऑटो, नंबर ऑफ फेयर्स मतलब, ठीक है, इनको ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा जीडीपी, है ना, उस देश की जीडीपी की, मतलब इस बार जो है इतनी इतनी सारी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है, ठीक है, इन सभी को जोड़ लेंगे तो, ठीक है, ये कहलाएगा जीडीपी उस देश की। अब मैंने आगे बताया था आपको कि जीडीपी जो है जब यह बाजार मूल्य पर आकलित किया जाएगा, ठीक है, तो उसे कहेंगे जीडीपी मार्केट प्राइस। और जब कारक आगत पर कैलकुलेट किया जाएगा तो उसको कहेंगे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो मैंने आपको मार्केट प्राइस कैसे निकालना है ये बता दिया था पिछले वीडियो में, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालना है ये भी बता दिया था। तो अब जैसे हम लोग ये देखते हैं कि जैसे इन तीनों को जोड़ दिए, है ना, और साथ में इनके प्राइस को भी कैलकुलेट कर लिए, कि जैसे 100 किलो था आटा, है ना, तो उसको गुणा कर दिया 25 से, तो क्या हो गया 2500 रुपये, ठीक है। तो 100 लैपटॉप था और एक लैपटॉप की कीमत जो है 25,000 है, ठीक है, तो कर देंगे कितना हो जाएगा, 25 लाख रुपए हो जाएगा, ठीक है। और ये नंबर ऑफ फेयर, तो जैसे 100 फेयर था, एक 10 रुपये का एक फेयर था, तो ये हो गया कितना, 1000 रुपये। तो इन सभी को जोड़ लेंगे तो जितना जो आंसर आएगा वो होगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस, है ना, कि बाजार मूल्य पर उस देश की जीडीपी निकल के सामने आ जाएगी, ठीक है। और यदि कारक लागत पर कैलकुलेट करेंगे, जो भी उत्पादन मतलब जैसे आटा का जो उत्पादन लागत था, ठीक है, उसके आधार पर करेंगे तो वो हो जाएगा फैक्टर कॉस्ट। ये दोनों का जो मार्केट प्राइस और लागत प्राइस जो है या फैक्टर कॉस्ट है, उसकी कैलकुलेशन के लिए आपको पिछला वीडियो जो है देखना होगा, ठीक है, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो। और समझे तो पिछले वीडियो अच्छे से, तो ये क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं भौगोलिक सीमा की, ठीक है। तो भौगोलिक सीमा मतलब क्या होता है, ये घरेलू सीमा नहीं लिखा है, भौगोलिक सीमा मतलब होता है यदि कोई देश जो है जिसकी सीमा जो है समुद्र से भी लगती है, ठीक है, तो समुद्र में भी उसका क्या होता है, एक सीमा होती है, ठीक है, तो उसको कहते हैं भौगोलिक सीमा। तो वो मानी जाती है वो 200 नॉटिकल, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन में पूछे, ठीक है, कि मतलब किसी भी देश की भौगोलिक सीमा कितनी है, तो वो करिएगा 200 नॉटिकल, ठीक है ना, ये पूछता है व्यापम में तो मोस्टली बहुत पूछा है। और स्टेट टेरिटरी, यदि उस देश की जो कोई स्टेट है, जैसे कि गुजरात है, ठीक है, तो गुजरात क्या है, अरब सागर में पड़ता है, तो गुजरात की जो भौगोलिक जो सीमा होगी वो होगी 12 नॉटिकल। लेकिन राष्ट्रीय स्तर की जो सीमा हो गई वो 200 नॉटिकल तक, गुजरात के लैंड एरिया से, मतलब जहाँ पर गुजरात खत्म होता है वहाँ से 200 नॉटिकल तक इंडिया की सीमा होगी, और गुजरात की जो बाउंड्री होगी वो 12 नॉटिकल तक। ये याद रखना है, भले ही आपको कैलकुलेशन नहीं समझ में आया हो, डेफिनेशन आपको रटना है, ठीक है, रटना है, याद करना है, आप समझना है। अब मैंने समझा दिया, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं इंडिया की जीडीपी कितनी है, ठीक है। तो इंडिया की जीडीपी 2.1 ट्रिलियन। तो मैंने कैलकुलेट आपको बताया था
कि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो योग है उसका प्राइस से गुणा कर देते हैं। एट मार्केट प्राइस कितना हुआ? 2.1 ट्रिलियन। और भी कई मेथड है जीडीपी कैलकुलेशन के, उसमें आपको नहीं जाना है, ठीक है। ये सिंपल सा मैंने बता दिया, यही है, समझ लीजिए बस, आगे नहीं जाना है ज़्यादा। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया जीडीपी, समझ लिया हम लोग क्या था कैसे था। अब बात करते हैं एक आधार वर्ष, ठीक है, कि आधार वर्ष क्या होता है। आप कभी नॉमिनल जीडीपी सुनते होंगे, तो या फिर अभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बेस ईयर कितना किया गया है, ठीक है। इंडिया ने अपना बेस ईयर चेंज करके ये कर लिया है 2011-12, ठीक है। तो बेस ईयर क्या है पूछता है, तो जैसे इस वर्ष यानी कि 2016 का जो वर्ष था उसका जीडीपी आपको निकालना है, ठीक है। और कितना प्रोडक्शन हुआ या कितना बढ़ा, है ना, कितना बढ़ा प्रोडक्शन, वो सब कैसे मेज़र करेंगे। तो ये एक बेस ईयर होता है कि 2011 में जितना प्रोडक्शन हुआ था या जो भी था जीडीपी, उससे कंपेयर करेंगे 2016 का, ठीक है। तो कंपैरिजन के लिए रखा जाता है ये आधार वर्ष, ठीक है। उससे जो है कंपेयर करते हैं आने वाले सभी वर्षों को। तो ये हो गया नॉमिनल जीडीपी। अब रियल जीडीपी क्या होता है? रियल जीडीपी मतलब होता है आज, मतलब आज का जीडीपी कितना है, ठीक है। रियल में जीडीपी कितना है, वो तो हो गया नॉमिनल के आधार पर, ठीक है। नॉमिनल मतलब उस वर्ष के आधार पर, यानी कि बेस ईयर के आधार पर हम लोग कैलकुलेट किया कि कितना बढ़ा क्या बढ़ा, उसके आधार पर जीडीपी निकाल लिए थे, है ना, या ग्रोथ रेट निकल जाता है इसी से। और रियल जीडीपी क्या होता है? आज, यानी कि आज के समय में जीडीपी कितनी है, ठीक है। तो जो नॉमिनल जीडीपी था उसमें इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति, आप न्यूज़ में देखते होंगे कि महंगाई 5.5%, 6% 4%, तो ये वही है इन्फ्लेशन, महंगाई। तो जो नॉमिनल जीडीपी था उसमें इन्फ्लेशन को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो क्या निकल जाता है? रियल जीडीपी। और इन्फ्लेशन को मापते कैसे हैं? तो ये है, इंडिया अभी ऐसे मापता है। सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है एक, उसको जो है सीएसओ मेज़र करता है, ठीक है। मतलब सीएसओ बनाता है इसको, या वैल्यू जो भी देता है, इनपुट आउटपुट जो भी देता है, वह कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये सीएसओ का है। यही बताता है कि महंगाई कितनी है इस समय। तो नॉमिनल जीडीपी के साथ इसको इन्फ्लेशन को जोड़ देते हैं तो रियल जीडीपी निकल जाता है। तो ये भी पूछता है ना, जो भी बता रहा हूँ मतलब ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा आप खुद से भी पढ़ लीजिएगा, विकिपीडिया में सर्च करेंगे मिल जाएगा। उसके बाद है स्थिर मूल्य, है ना, कांस्टेंट प्राइस क्या होता है ना। क्वेश्चन देखिएगा, पूछता होगा कि 2013-14 में छत्तीसगढ़ का कांस्टेंट प्राइस के हिसाब से जीडीपी कितना था, ठीक है। तो कांस्टेंट प्राइस मतलब होता है आधार वर्ष के मूल्यों के अनुसार, मतलब 2000 आधार वर्ष, जैसे हमारा 2011-12 है, ठीक है। तो 2011-12 में क्या होगा कि जितनी भी चीज़ों का प्राइस था, ठीक है, कि जैसे लैपटॉप का 2011 में कितना प्राइस था, ठीक है। और ऑटो का जो एक फेयर का कितना था प्राइस वो, और एक था आटा का क्या प्राइस था वो, तो उसके उस समय के अनुसार गणना करते हैं कांस्टेंट प्राइस में। उस समय जितना रेट था उसी के आधार पर जो है कैलकुलेट करते हैं जीडीपी को। तो इसको कहते हैं कांस्टेंट प्राइस के आधार पर या फिर स्थिर मूल्य के आधार पर जीडीपी। और चालू मूल्य पर यानी कि करंट प्राइस पर जब जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाता है वर्तमान मूल्यों के आधार पर। वर्तमान मूल्यों के आधार पर मतलब होता है कि आज जितना प्राइस है, कि जैसे अभी ऑटो का किराया बढ़ गया होगा 2011-12 के मुकाबले में, तो ठीक है। तो और लैपटॉप का प्राइस बढ़ गया होगा, 25,000 था 2011 में, तो अभी हो गए होंगे 30,000 रुपये, ठीक है। तो वर्तमान मूल्यों के आधार पर जीडीपी का कैलकुलेशन, तो ये आपको समझ में आ गया होगा ये दोनों। क्योंकि ये दोनों चीज़ अच्छे से थोड़ा सा याद रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा क्योंकि जब मैं छत्तीसगढ़ का जीडीपी प्लान और नॉन प्लान यानी कि गैर योजनागत व्यय और योजनागत व्यय जब मैं बताऊंगा और बजट को थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, तो ये दोनों चीज़ जो है आपको पता होना चाहिए। इससे क्या है, चीज़ें आपको अच्छे से और ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा, है ना। यानी कि यही बेस है कैलकुलेशन का आगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, और इसका जो भी डाटा वगैरह है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस कितना है इंडिया का, है ना, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कितना है इस इंडिया का और छत्तीसगढ़ का, वो उसका जो है डाटा आपको कलेक्ट करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ग्रोथ रेट, है ना, ग्रोथ रेट कैलकुलेट कैसे होता है। तो ये आपको उतना जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सिंपली बता दिया मैंने कि जो प्रेजेंट जीडीपी यानी कि आज का जीडीपी, आज का जीडीपी इन द सेंस अभी का जीडीपी नहीं होता है ना, 2016 तक का जीडीपी होता है, मतलब पिछले वर्ष के हिसाब से मापा जाता है, ठीक है। और पास जीडीपी मतलब होता है कि उसके पिछले वर्ष का जीडीपी, ठीक है। तो दोनों का जीडीपी को घटा देंगे और डिवाइड कर देंगे पिछले वाले जीडीपी से और गुणा कर देंगे 100 से, तो ग्रोथ रेट आ जाएगा। जैसे आप लोग सुनते होंगे कि भारत की इस वर्ष की समृद्धि दर इतनी होनी चाहिए, आईएमएफ ने प्रिडिक्ट किया है, या वर्ल्ड बैंक ने प्रिडिक्ट किया है, ठीक है, या इंडिया की योजना है ने ये वो सब प्रिडिक्ट किया है। तो ऐसा जो होता है वो ऐसे ही प्रिडिक्ट होता है, प्रिडिक्ट मतलब अनुमान होता है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं और इस वर्ष का जो समृद्धि दर कितना अनुमानित किया गया है वो आपको बताना है, ठीक है। कहाँ? कमेंट सेक्शन में, गूगल में सर्च करोगे सब मिल जाएगा, थोड़ा सा मेहनत करो भाई। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जीडीपी के बाद है एनडीपी, ठीक है। जीडीपी के बाद एनडीपी। तो एनडीपी क्या होता है? एनडीपी को हिंदी में कहते हैं निवल घरेलू उत्पाद, ठीक है, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये निकलता कैसे है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट? ये फार्मूला आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि कई बार जो है फार्मूला दे देता है या फिर ऑप्शन में दे देता है, बोलेगा कि निवल घरेलू उत्पाद क्या है, तो 4 ऑप्शन में फार्मूला दे देगा कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला याद है आपको तो सही आंसर में आप टिक कर देंगे, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। और बहुत ईजी है। तो देखते हैं अब निवल घरेलू उत्पाद क्या है? जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो जीडीपी हम लोग निकाले थे इसके पहले, ठीक है, तो जितना भी वैल्यू था उसमें से डेप्रिसिएशन को घटा देंगे या फिर मूल्यह्रास को घटा देंगे। ये इंग्लिश में डेप्रिसिएशन, ये जीडीपी। मूल्यह्रास मतलब होता है कि जैसे कृषि एग्रीकल्चर या कृषि के सेक्टर में जितना उत्पादन किए, ठीक है, तो उस उत्पादन के दौरान बहुत सारी मशीनें घिस गई होगी या फिर बहुत सारा पैसा खर्च हुआ होगा, ठीक है। कि जैसे आपको 1 कुंटल जो है आटा को उगाने के लिए जितना खर्च हुआ है और मशीनरी जितनी लगी है, जैसे ट्रैक्टर वगैरह चला है, ये सब चीज़ें, तो उसके कल पुर्जे वगैरह घिस गए होंगे, ठीक है, तो उसके मेंटेनेंस के लिए कुछ पैसे खर्च किए गए होंगे, ठीक है। तो वही मेंटेनेंस के लिए जो खर्च किए जाते हैं वही होता है डिप्रिसिएशन या फिर मूल्यह्रास, ठीक है। तो उसको जब घटा देते हैं जीडीपी से तो ये निकल जाता है निवल घरेलू उत्पाद, ठीक है। तो ये नेट याद रखिएगा, नेट मतलब एग्जैक्ट, ठीक है। ये आगे और भी आने वाला है। तो अब समझ गए होंगे कि मशीनों को घिसाव या फिर उसके मेंटेनेंस के लिए, प्रोडक्शन के दौरान मेंटेनेंस के लिए किया गया जो भी खर्च होता है उसको यदि जीडीपी से घटा देते हैं तो क्या निकल जाता है? एनडीपी। तो जीडीपी, फिर ये हो गया एनडीपी। ये स्टेप बाय स्टेप है बस। और इसका जो भी डाटा है भाई आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, कि एनडीपी कितना है एट मार्केट प्राइस और एनडीपी कितना है एट फैक्टर कॉस्ट। ये कहाँ बताना है? कमेंट सेक्शन में बताना है। अब आगे चलते हैं जीएनपी, ठीक है। जीडीपी हो गया, एनडीपी हो गया, अब क्या है? जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसको हिंदी में कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। तो अब ये कैसे निकलता है भाई? तो इसका डेफिनेशन है एक अवधि में, एक निश्चित अवधि में, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में, मैंने बताया कि 1 अप्रैल से जो है 31 मार्च तक में किसी भी देश के, है ना, इसमें लिखा है नागरिकों, ठीक है, और जीडीपी में क्या लिखा हुआ था? निवासियों। तो यही डिफरेंस है, इसमें सिर्फ नागरिकों को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नागरिक मतलब जो इंडियन है, बाहर के नहीं, बाहर की कंपनी या बाहर के नहीं, सिर्फ इंडियंस और इंडियंस की कंपनियों द्वारा किया गया प्रोडक्शन को मेजर करते हैं, ठीक है, के द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं, ठीक है, अंतिम तो आपको समझ आ गया होगा, वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये राष्ट्रीय को याद रखिएगा, राष्ट्रीय मतलब नेशनल और ग्रॉस मतलब सकल और उत्पाद मतलब प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि देशवासियों द्वारा विदेशों में जितनी भी अर्जित आय है ना, कि मतलब जैसे बहुत सारे हमारे लोग जो कहाँ जाते हैं, विदेश में चले, सऊदी अरब है, मिडिल ईस्ट के बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वहाँ पर जाते हैं काम करने के लिए, फिर काम करते हैं, या फिर कोई यहाँ की कुछ कंपनियाँ जैसे एसबीआई है, ठीक है, तो एसबीआई क्या है, उसके विदेशों में भी कई ब्रांच हैं, ठीक है, तो वहाँ जितने भी प्रॉफिट करेगी, ठीक है, उसको क्या करेगी? देश में भेजेगी, ठीक है। तो जितना भी प्रॉफिट है जो हमारे देश में भेजी उसको इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। और जबकि भारत में रह रहे विदेशियों, यानी कि भारत में कुछ विदेशी कंपनियां भी है, बहुत सारी, अमेजन है और बहुत सारी ऊबर है, ठीक है, ये लोग क्या करेंगे? अपने प्रॉफिट को कहाँ भेजेंगे? विदेश भेज देंगे, ठीक है। तो विदेश भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? उस देश को भेजी गई राशि को घटा दिया जाता है, ठीक है। मतलब जितना विदेशों से आया और जितना विदेशों को गया, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे? घटा देंगे और जीडीपी में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये जैसे फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला को देख के ही आपको डेफिनेशन बना लेना है, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला देखते हैं, क्या है? जीडीपी। तो जीडीपी में क्या किए कि विदेशों से आने वाले आय को क्या कर लिए? जोड़ लिए, ठीक है, और क्या किए? विदेशों में भेजी गई राशि को घटा दिए, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि भेजी गई राशि और विदेशों से आई राशि को घटा देते हैं और जीडीपी में ऐड कर देते हैं, तो क्या निकल जाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकल जाता है, ठीक है, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसका भी डाटा जो है आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। समझ में नहीं आया, इसको ध्यान से पढ़ो। नागरिक अंतिम, सबसे पहले तो जीडीपी का डेफिनेशन को याद कर लो, क्योंकि वही एक बेस है, उसके आधार पे सभी आगे जितने भी हैं वो सब आपको समझ आने लगेंगे, क्योंकि उसी में ही सबको ऐड करना है, माइनस करना है, घटाना है, जोड़ना है, सब उसी में ही होता है, ठीक है, और डेफिनेशन भी उसी से ही फॉर्म होगा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अब
जीडीपी हो गया, एनडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, अब आते हैं एनएनपी पे। ठीक है, तो एनएनपी क्या है भाई? एनएनपी का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं निवल राष्ट्रीय उत्पाद। पहले क्या था? जीएनपी था, अब क्या हो गया? एनएनपी। ठीक है, तो वो क्रम बाई क्रम चलता है, जैसा मैंने क्रम बताया उसी क्रम में चलिएगा। ठीक है, तो आपको याद रहेगा निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं। अब ये कैलकुलेट कैसे होता है? जीडीपी में क्या करते हैं, जो बाहर से जो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड था, मतलब बाहर से आई हुई जितनी भी राशि थी, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से जितनी भी गई हुई राशि थी, ठीक है, उसको घटाने के बाद जो बचा उसको ऐड कर दिए थे हम लोग जीएनपी में, है ना। और उसके बाद उसमें से डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं। तो डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन और उसको थोड़े पहले स्लाइड्स में मैंने बताया था, ठीक है, याद हो गया होगा आपको, कि प्रोडक्शन के दौरान जो भी मेंटेनेंस के लिए जो खर्च होता है उसको घटा देते हैं, या फिर उसी को कहते हैं मूल्यह्रास। ठीक है, तो ये हो गया जीडीपी प्लस विदेशों से आए माइनस मूल्यह्रास, यानी कि जीएनपी में से या मूल्यह्रास घटा देंगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, एनएनपी। और इसी को क्या कहते हैं? ये उसी का मशीनों का घिसाव यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो इसी को क्या कहते हैं? नेशनल इनकम। आप हमेशा कभी कभी सुनते होंगे राष्ट्रीय आय के बारे में, ठीक है, तो यही है, ऐसे ही कैलकुलेट होता है राष्ट्रीय आय। तो आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। और डाटा वगैरह आप कमेंट सेक्शन में देना है भाई, आपको सब चीज़ मैं नहीं करूँगा। तो अब आगे चलते हैं प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, जीडीपी हो गया, एनडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, एनएनपी हो गया। ठीक है, और एनएनपी को ही क्या कहते हैं? नेशनल इनकम। तो अब चलते हैं आगे, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं? पर कैपिटा इनकम। हमेशा आप देखते होंगे क्वेश्चन पूछा था 2016 में भी और 2015 में भी, कि पर कैपिटा इनकम छत्तीसगढ़ का कितना था एट कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, स्थिर मूल्य के आधार पर। तो भाई निकलता कैसे है? ये निकलता है एनएनपी, है ना, कि जो एनएनपी था यानी कि राष्ट्रीय जो आय था हमारा, इसके पहले जो देखे थे हम, निवल राष्ट्रीय उत्पाद या फिर राष्ट्रीय आय कह सकते हैं इसको। ठीक है, उसको क्या करेंगे कि इसको हम डिवाइड कर देंगे जितना भी हमारा जनसंख्या है। ठीक है, यानी कि जैसे छत्तीसगढ़ का निकालना है तो छत्तीसगढ़ का जो भी एनएनपी था, ठीक है, उसको क्या करेंगे? कुल जनसंख्या से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जनसंख्या कितना है भाई छत्तीसगढ़ का? 2,55,00,000 के आसपास में था। ठीक है, 2011 के हिसाब से जितना भी एनएनपी था उसको डिवाइड कर देंगे किससे? कुल जनसंख्या से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम छत्तीसगढ़ का लगभग 74 या 73 हज़ार के आसपास था। ठीक है, तो आगे का जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको पूरा जो छत्तीसगढ़ का जो एनएनपी जीडीपी फैक्टर कॉस्ट ये वो सब सारा कैलकुलेट मैं आपको कैलकुलेट करके दे दूंगा। ठीक है, तो आप उसकी उसकी चिंता ना करें, बस ये फार्मूला को वगैरह समझ लें, क्योंकि जब मैं वहाँ पे डाटा बताऊंगा तो मैं ये फार्मूला नहीं बताऊंगा। ठीक है, तब ये आपको फार्मूला वगैरह याद होने चाहिए अच्छे से, और इसका जो भी डेटा है वो आप कलेक्ट करेंगे भाई, है ना, और कहाँ कमेंट करेंगे। तो अब आगे चलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? कि प्रयोज्य आय, कि कोई व्यक्ति जो है उसकी प्रयोज्य आय क्या है, या फिर डिस्पोजेबल इनकम क्या है, या फिर खर्च करने के लिए कितना, जैसे कोई किसी व्यक्ति की आय है, ठीक है, तो उसके बाद वो टैक्स पे करता है, तो टैक्स पे करने के बाद कितना पैसा बचता है, वो होता है उसका डिस्पोजेबल इनकम, है ना, प्रयोज्य आय कहते हैं जिसे। जैसे टोटल आया था तो 1 लाख रुपए था, जैसे मान के चलिए 1 वर्ष के किसी व्यक्ति का, तो उसमें से उसने टैक्स दिया, 1 लाख में तो नहीं है वैसे टैक्स, लेकिन मान के चलिए कि 5% टैक्स दे दिया। ठीक है, तो 5% टैक्स देने के बाद जितना भी पैसा बचता है वो क्या हो जाएगा? डिस्पोजेबल इनकम। और उसी डिस्पोजेबल इनकम को क्या करेगा? वो खर्च करेगा अपने उपभोग के लिए, या फिर उसको सेविंग अकाउंट में या जो भी रखना है जहाँ पे भी उसको वो उपयोग करेगा। ठीक है, बचत करने के लिए, खर्च करने के लिए, जो भी है। तो मेरे को लगता है कि अब इतनी सारी चीज़ें जो है आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्रय शक्ति समतुल्यता। ठीक, क्या होता है भाई क्रय शक्ति समतुल्यता? तो इसका डेफिनेशन को थोड़ा बाद में समझेंगे, पहले समझ लेते हैं चीज़ें क्या है। ठीक है, तो जैसे आप विदेश गए, जैसे मान के चलिए कि आप अमेरिका चले गए, ठीक है, और अमेरिका गए और आपको आलू खरीदने हैं। ठीक है, तो आलू खरीदना है जैसे आपको, अब इंडिया में आलू का क्या प्राइस है? मान के चलिए अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 30 रुपए किलो जो है आलू का प्राइस है, कहाँ? इंडिया में। ठीक है, तो जब आप कहाँ गए? अमेरिका गए। ठीक है, तो अमेरिका में क्या हो गया? आपको वहाँ पे भी 1 किलो आलू खरीदना है। ठीक है, तो वो जो 1 किलो आलू खरीदना है वहाँ कितने में आएगा? तो यदि वहाँ पे वो आलू वाला है $0.5 में, ठीक है, $0.5 में, 30 रुपए का आलू था इंडिया में, और अमेरिका में क्या हो गया? $0.5 में क्या हो गया? आ रहा है आपका 1 किलो आलू। क्योंकि मान के चलें कि यदि यानी कि एक्सचेंज रेट अभी कितना है? $1 का है, मान के चलिए 60 रुपये। ठीक है, तो 60 रुपये के हिसाब से अमेरिका में कितना आना चाहिए? $0.5। ठीक है,
तो यही जो समानता है, ठीक है, कि इंडिया में 30 रुपये में मिल रहा है और अमेरिका में जो है $0.5 में मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, रेट सेम हो गए दोनों जगह। तो यही है क्रय शक्ति समतुल्यता, ठीक है, यानी कि क्रय करने की समतुल्यता, समान तुल्यता, ठीक है। जैसे आप डेफिनेशन में चलते हैं कि एक समान वस्तु और सेवाओं के लिए एक देश में जितनी कीमत अदा करनी पड़ती है, उतनी ही वस्तु एवं सेवाओं के लिए दूसरे देश में कितनी कीमत अदा करनी होती है, यह जानने की विधि ही क्रय शक्ति समतुल्यता कहलाती है। तो मैंने वही बताया कि 1 किलो आलू अमेरिका में $0.5 में मिल रहा है और इंडिया में 30 रुपये में मिल रहा है, ठीक है। तो वही चेक करता है ये क्रय शक्ति समतुल्यता। और ये हमेशा कभी डॉलर जो होगा, ये रेट जो होगा कैसे होगा, एक्सचेंज रेट की बेसिस पे, कि जैसे उस देश की करेंसी इंडिया के मुकाबले कितनी है, कि जैसे अभी एक डॉलर इजकल टू कितना है, 66 रुपये कुछ के आसपास है, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट पे डिपेंड करता है ये चीज़। तो ये समझ में आ गया होगा आपको क्रय शक्ति समतुल्यता। तो अब आगे चलते हैं, ये स्लाइड है, ठीक है, मैंने स्लाइड में सारा फार्मूला 1 बाय 1 करके लिख लिया है। जैसे जीडीपी है, तो जीडीपी क्या था, टोटल प्रोडक्शन तीनों सेक्टर में, ठीक है, कुल उत्पादन का योग एट मार्केट प्राइस, ठीक है, बाजार के दर पे। उसके बाद है एनडीपी, है ना, तो जीडीपी में डिप्रिसिएशन को घटा दिए। फिर है जीएनपी, तो क्या हुआ, विदेशों से आय को घटा दिए, मतलब जीडीपी प्लस विदेशों से जितनी आय है उसको जोड़ के विदेशों में गई हुई जितनी आय है उसको घटा दिए, ठीक है। और ये एनएनपी, जिसको राष्ट्रीय आय भी कहते हैं, है ना। तो ये कैसे हो गया, एनएनपी यानी कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद में ना डिप्रिसिएशन कर दिए। नहीं समझ में आ रहा, पीछे देखो फिर से। उसके बाद पर कैपिटा इनकम, है ना, कैसे निकाले, निवल राष्ट्रीय उत्पाद या फिर राष्ट्रीय आय से टोटल पॉपुलेशन यानी कि कुल जनसंख्या उस देश की जो है उससे डिवाइड कर दिए, ठीक है। उसके बाद क्या देखा हमने, डिस्पोजेबल इनकम, जितना भी इनकम था 1 साल का या फिर हाँ 1 साल का, उसमें जितना उसने टैक्स पे किया और उसके बाद जितना पैसा बचता है जिसका वो यूज़ करता है उपभोग में और सेविंग में, तो उसको कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। तो ये था सारा जो है फार्मूला, जो है मैंने एक स्लाइड में आपको कवर कर दिया है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने कवर कर लिया है पिछले भी वीडियो में, मिला करके इकोनॉमिक्स और उसके प्रकार क्या हैं ये देखा हमने। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में इकोनॉमी और उसके टाइप्स देखा। उसके बाद आर्थिक क्रियाएं देखा। इस वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, डिस्पोजेबल इनकम, पर कैपिटा इनकम और क्रय शक्ति समतुल्यता वगैरह सारी चीज़ें इसमें की करके कवर कर ली, ठीक है। उसके बाद ये भी है परचेसिंग पावर पैरिटी। उसके बाद इंडियाज़ इकोनॉमिक करंट स्टेटस, जितने भी डेटास को मैंने कमेंट करने बोला है, ठीक है, वो आपको कमेंट करना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। यदि आप कमेंट सेक्शन में उस डेटा को जो कमेंट नहीं कर रहे हैं और सीरियसली नहीं ले रहे हैं इस वीडियो को, तो ये जो स्लाइड है इसको मैं स्कीप कर दूंगा, ठीक है, अगले वीडियो में जो मैं लाने वाला हूँ। और अगले वीडियो में छत्तीसगढ़ का जो जीडीपी है, ठीक है, जीडीपी, जीएनपी, जो फैक्टर कॉस्ट एट मार्केट प्राइस जो भी है ना, या पर कैपिटा इनकम वगैरह जो भी है, ठीक है, उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो उसमें ये चीज़ को मैं छोड़ दूंगा और ये चीज़ में जो है ग्रोथ रेट वगैरह है, कैड कितना है, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं स्लाइड में, है ना। और एग्ज़ाम में इस स्लाइड से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो यदि आप नहीं कर रहे हैं तो देखिएगा, फिर मैं तो मिस कर दूंगा। फिर कमेंट सेक्शन में ये मत बोलिएगा कि नहीं हो रहा है, फिर जो भी है आपका प्रॉब्लम है फिर, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि यही फीडबैक जो है आपके नेक्स्ट लेक्चर को डिसाइड करता है, ठीक है। अब आपके लिए है एक सरप्राइज गिफ्ट डीसी क्लासेस सीजी की तरफ से, ठीक है। क्या है तो देखते हैं अब आगे। तो अरे ये तो मॉक क्वेश्चन है आपके लिए, ओह। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, 2 नंबर का आता है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, तो ये बताना है आपको कि क्या है भाई, विशेषताएं क्या है समाजवादी अर्थव्यवस्था की। उसके बाद है एग्जाम्पल ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स कंट्रीज, मतलब समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले जितने भी देश हैं उनके नाम बताने हैं आपको, ठीक है। उसके बाद है ये क्या है, व्हाट इज़ द फैक्टर कॉस्ट, इसको एक्सप्लेन करना है, यानी कि इसका डेफिनेशन लिखना है, चाहे आप कहीं से भी लिखो, गूगल में ढूंढो, जहाँ जो करना है करो, ठीक है। डज माइनिंग कम्स अंडर द सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि माइनिंग जो है वो अर्थव्यवस्था के, माइनिंग सेक्टर जो है अर्थव्यवस्था के कौन से उत्पादन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आता है या नहीं, ठीक है, ये आपको जो है आंसर में बताना है। उसके बाद है कि नेशनल इनकम क्या है ये बताना है, डेफिनेशन। उसके बाद है पर कैपिटा इनकम क्या है ये बताना है। ये सभी चीज़ें मैंने पिछले कवर कर ली है, ठीक है, पिछले वीडियो जो तीनों देखे हुए तो। उसके बाद है नॉमिनल जीडीपी क्या है, रियल जीडीपी क्या है। उसके बाद यूसेज ऑफ एंजल कर्व जो है और लॉरेंज वक्र क्या है, ठीक है, वो बताना है आपको।
और घरेलू सीमा किसी देश की कितनी दूरी तक होती है यह बताना है, और वह किसी भी राज्य की सीमा जो है कितनी होती है ये बताना है। या इसको भौगोलिक सीमा कर लीजिए, ठीक है, ये भौगोलिक सीमा है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स जो है देना है आपको, ठीक है। बहुत स्पेस होता है कमेंट सेक्शन में, एक एक करके एक एक बार कमेंट करिए और आंसर दीजिए। उसके बाद है आगे, अब प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखते हैं पुराने, ये सब भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। मैं अगले वीडियोस में इन सभी क्वेश्चन को थोड़ा सा डील कर लूँगा, खासकर ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन, वो जो मैंने बताया है वो डील नहीं करूँगा मैं, ठीक है। उसके आंसर आपको बताने हैं, क्योंकि वो सारा चीज़ जो है वो पिछले स्लाइड में मैंने कवर कर दिया है, तो फिर उसको दोबारा से बताने का तो कोई मतलब है नहीं। तो ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ठीक है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2012-13 के 4.5% की तुलना में वर्ष 2013-14 में 4.7% तक बढ़ी, जिसका क्या कारण था, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ सर्विस सेक्टर लिखा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लिखा है, निर्माण सेक्टर लिखा है, मतलब कृषि एवं संबंधित क्षेत्र और उपरोक्त सभी सही हैं और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो टिक विक लगा है ना, इस पर कन्फ्यूज़ मत होना कि यही सही है, ठीक है। ये दूसरे क्वेश्चन पेपर था, वहाँ से मैं ले लिया हूँ। इसके आंसर बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। वर्ष 2013-14 में भारत में प्रचलित कीमतों पर साधन लागत पर प्रति व्यक्ति विशुद्ध राष्ट्रीय आय थी, ठीक है। इसके भी आंसर बताना है आपको। देखो, ये वही है, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, है ना, क्या थी, या प्रति व्यक्ति आय ही है ये, ठीक है। उसके बाद है आगे, 2012-13 में सकल घरेलू उत्पाद की बचत दर कितनी थी, ठीक है, 14 का क्वेश्चन है ये। उसके बाद है आगे कि 2001 से 2012 की अवधि में भारत के सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर का क्रम विश्व में क्या था, ठीक है। तो ये बताना है आपको, ये सब में कंफ्यूज नहीं होना है, ये राइट वाइट लगा हुआ है तो ठीक है, आंसर बताना है। तो ये कुछ कुछ मेंस के भी क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिएगा, ये आ चुके हैं और मैंने मॉक क्वेश्चन में ये दिया भी है, ठीक है। ये कुछ टर्म्स मैं आपको इससे का 4-5 कुछ टर्म्स बताऊंगा, वो भी महत्वपूर्ण है, देखो पूछ रहे हैं, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, तो जो फर्स्ट लेक्चर था मेरा ओवरव्यू के बाद का जो लेक्चर था, उसमें मैंने इसको बताया, ठीक है, थोड़ा सा बताया है, ज़्यादा नहीं बताया, तो उसको देख लीजिए। और ये श्रम बल, ये भी ठीक है। और ये क्या है, सकल घरेलू उत्पाद की बदलती संरचना, तो इस पर थोड़ा सा मैं बता दूंगा, ठीक है। और भारत की सकल घरेलू उत्पाद की बदलती संरचना एवं आर्थिक, और इसको भी थोड़ा सा अगले लेक्चर में बताऊंगा मैं, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें कवर कर ली, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने, ठीक है। तो क्या करना है अब दोस्तों, आपको सारा क्वेश्चन जो मैंने पूछे हैं, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैंने पूछे हैं उन सभी के आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। और ये बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स का जो है सेकंड लास्ट वीडियो है, ठीक है। इसके बाद जो है थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह और बताऊंगा, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन वगैरह कुछ कुछ बताऊंगा, ठीक है। ये कुछ कुछ बताने वाले हैं मेरे, तो अगले लेक्चर में मैं इसको कवर करूँगा। और ये लेक्चर मैं तब बनाऊँगा जब आप लोग कमेंट सेक्शन में ठीक ठाक मुझे आंसर मिलेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ फिर वही है कि एक तरफ से मेहनत हो रहा है, आप लोग मेहनत कर नहीं रहे हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन के जो आंसर हैं आप कमेंट सेक्शन में देंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन पर क्लिक करें, और जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, सुझाव हैं और सभी क्वेश्चंस के आंसर हैं, उन सभी का जवाब कमेंट सेक्शन में दें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, और फॉलो करें हमारे फेसबुक और ट्विटर में, क्योंकि चैनल से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियाँ हैं हम सबसे पहले इन्हीं पेजेस पर शेयर करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में।